हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में कि CO2 जो है वो किस किस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होती है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में भी पढ़ा था। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अगर आपने पिछली वीडियोज़ हमारी नहीं देखी हैं तो आप YouTube के ऊपर टुडे XP एजुकेशन नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें आप वहाँ पे देख पाएंगे वीडियोज़ को। ठीक है, सो आज की क्लास में हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको ध्यान रखना है कि मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। कौन कौन सी फॉर्म होंगी? या तो डिजोल्व फॉर्म होगी, या एज कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन होगी, और या फिर होगी वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। सो ये दिखा रखा है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीके से हो सकता है। पहला है डिजोल्व स्टेट, जिसको हम फिजिकल सॉल्यूशन स्टेट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिजोल्व स्टेट का मतलब होता है फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म। यहाँ पे फिजिकली जो है वो CO2 एज इट इज़ डिजोल्व हो जाती है। इनकी कंसंट्रेशन आपको ध्यान रखनी है, ये होती है 7%। 7% जो है ये CO2 ट्रांसपोर्ट होती है इन डिजोल्व स्टेट। ये क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और वो भी काफ़ी बार, कि डिजोल्व स्टेट में CO2 कितनी ट्रांसपोर्ट होती है। उसके अलावा कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन में कितनी होती है? इट इज़ 23%। एंड मोस्टली जो CO2 है उसका ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, it is asked many times in your NEET exam that most of the CO2 is transported in the form of bicarbonate ions, that is 70%। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो डिजोल्व स्टेट में कितना हुआ? 7%, जिसको फिजिकल सॉल्यूशन स्टेट भी बोलते हैं। उसके अलावा कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन में 23%। कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन किससे मिलके बनता है? अगर हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है CO2 के साथ मिलेगा तो वो बना लेता है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक अलग कंपाउंड होता है जो मिलके बनता है किससे? हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से। आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हीमोग्लोबिन CO2 के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या बनाएगा? कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। देन अगर हीमोग्लोबिन CO क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हाईली पॉइजनस होती है। अगर एनवायरनमेंट में जो उसकी कंपोजिशन है उससे अगर थोड़ा बहुत भी इंक्रीज हो जाए उसकी कंपोजिशन तो वो डेथ कॉज कर सकती है। और मोस्ट ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, दैट इज 70%। इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सो एक फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। सबसे पहले क्या है? CO2 डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। CO2 जो है 100% मान के चल रहे हैं कि 100% CO2 जो है ब्लड स्ट्रीम वो किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसमें से क्या होगा? जो CO2 है उसमें से 7% जो है इट रिमेन्स डिजोल्व इन द प्लाज्मा। अभी हमने बता दिया फिजिकल सॉल्यूशन स्टेट की फॉर्म में। जो बच गई 93% वो डिफ्यूजेज इनटू द RBC। ये जो रेड कलर से दिखा रखा है आपको, ये RBC होती है। और RBC की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डोनर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सो 93% डिफ्यूजेज इनटू RBCs। अब उस 93% में से भी 2 पार्ट में होगी। जो मोस्ट ऑफ द CO2 है दैट इज 70%, वो ट्रांसफर किसकी फॉर्म में हो रही है? बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। द 70% ऑफ द CO2 इज कन्वर्टेड इनटू H2CO3 बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, Ca इसको बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसको अपना एक्शन, अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। देन 23% जो है इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करता है। अगर O2 की अगर आपको ध्यान है तो O2 के बारे में हमने बताया था कि 97 to 98% जो है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे कितनी बाइंड कर रही है? 23%, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उस 70% में से भी हमने क्या बताया? H2CO3 जो है वो
डिसोशिएट हो जाएगा H प्लस और HCO3 माइनस में। H2CO3 डिसोशिएट्स इनटू H प्लस एंड HCO3 माइनस। अब क्या होगा, जो आरबीसी की मेम्ब्रेन के अगर अंदर हम बात करें, इस आरबीसी के अंदर की अगर हम बात करें तो जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, ये HCO3 माइनस, इनको बोलते हैं क्या, बाइकार्बोनेट आयंस। इनकी कंपोजिशन, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, और ये मूव आउट कर जाएंगे फ्रॉम आरबीसी इनटू द प्लाज्मा। ये है बाहर, क्या है, प्लाज्मा है। मैंने क्या बोला, H2CO3 जो है वो डिसोशिएट होगा H प्लस और बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, ठीक है। अब जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं HCO3 माइनस जो है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आरबीसी के अंदर और वो मूव आउट कर जाएगा बाहर की साइड में, और बाहर क्या है, प्लाज्मा है। HCO3 मूव्स आउट ऑफ आरबीसीज, ठीक है। सो अगर नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, HCO3 के ऊपर दिख रहा है नेगेटिव चार्ज का, तो अगर ये जाएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयंस जो है वो भी इसके अंदर आएंगे। हो क्या रहा है कि बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर जा रहा है और सिमिलर नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस जो हैं वो प्लाज्मा से अंदर आ रहे हैं। अब ये क्लोराइड आयन यहाँ पे कैसे हुए, सो आपको पता होगा कि अगर प्लाज्मा की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड का जब ब्रेकडाउन होगा तो ये Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। सो प्लाज्मा के अंदर क्या है, सोडियम क्लोराइड है, वहाँ से ये क्लोराइड आयन जो है, ये क्लोराइड इसके अंदर मूव करते हैं, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। क्लियर है। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो क्या, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी बताया भी है आपको कि CO2 डिफ्यूजेज इनटू द सिस्टमिक कैपिलरीज। CO2 जो है वो डिफ्यूज होती है सिस्टमिक कैपिलरीज में एंड एंटर्स द आरबीसीज, आरबीसी के अंदर एंटर होगी। ये हमने अभी बता दिया कि CO2 जो टिश्यूज से थी वो आरबीसी के अंदर एंटर होती है। आपको बताया था ना अभी कि 7% जो है वो तो डिजोल्व हो जाती है, उसके बाद 93% जो है वो आरबीसी के अंदर एंटर होती है। देन वो CO2 क्या करेगी, जो वाटर है वहाँ पे उसके साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वही पॉइंट लिखा है, इट रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसके साथ वो रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है, H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ठीक है। देन जो कार्बोनिक एसिड है फिर वो फर्दर डिसोशिएट होगा किस किस में, हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। इट डिसोशिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैरी आउट करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो रिएक्शन लिखी है आपके सामने, क्या कि CO2 जो है जो एंटर कर रही है वो वाटर के साथ कंबाइन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक पॉइंट और बताया था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिंक की इसको रिक्वायरमेंट होती है, जिंक आयन चाहिए अपना काम करने के लिए। उसके बाद में H2CO3 बन गया कार्बोनिक एसिड, इस यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आएगा, वो फर्दर उसको डिसोशिएट कर देगा किसमें, H+ एंड बाइकार्बोनेट आयंस। दीज बाइकार्बोनेट आयंस देन अक्यूमुलेट्स इनसाइड द आरबीसी, आरबीसी के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएंगे, वहाँ पे उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो दे विल मूव आउट फ्रॉम द आरबीसीज इनटू द ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, NaCl प्रेजेंट है ऑलरेडी, वहाँ से जो क्लोराइड आयंस हैं वो अंदर मूव कर जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, सम HCO3 मूव्स आउट इनटू द ब्लड प्लाज्मा, ये पॉइंट बता दिया आपको। देन इन एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोराइड आयंस Cl- मूव्स आउट फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द आरबीसीज, ठीक है। ये पिछली जो स्लाइड थी उसमें हमने दिखाया था आपको। देन दिस एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव आयंस, ये जो एक्सचेंज है नेगेटिव आयंस का, HCO3 बाहर जा रहा है प्लाज्मा में और जो क्लोराइड आयन है वो प्लाज्मा से फिर आरबीसी के अंदर आ रहा है। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल बैलेंस बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड द आरबीसीज।
एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सिमिलर नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस जो है वो अंदर आते हैं आरबीसी के अंदर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। देन ये एक डायग्रामेटिकली आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है इस तरीके से क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, HbO2 बन गया। ठीक है, HbO2, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अलग हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास एफिनिटी है ऑक्सीजन को बाइंड करने की। अगर इसके साथ एसोसिएटेड H है तो वो उसको छोड़ देगा और O2 के साथ ये बाइंड कर जाएगा। जब ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे तो H जो है वो रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन को क्या चाहिए, बाइकार्बोनेट आयन चाहिए ताकि वो कार्बोनिक एसिड बना ले। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जो है बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिक्स करके क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना लेगा। H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCO3 माइनस और H प्लस, ये दिखा रखा है, CO2 और H2O में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देन CO2 और H2O जो है, अब ये जो CO2 है ये इट विल मूव आउट एंड ये जो है ये एक्सेल्ड आउट कर दी जाती है, एक्सेल्ड आउट। ठीक है, हमने क्या बताया, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन दिखेगी वो उसके साथ तुरंत बाइंड कर जाएगा। अब जो हाइड्रोजन था ये बाइकार्बोनेट आयंस के साथ कंबाइन करके H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2CO3 जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो CO2 है इट विल मूव आउट एंड एल्वेलस से होते हुए, एल्वेलाई के जो एल्वेलाई होते हैं उनको सिंगुलर क्या बोलते हैं, हम एल्वेलस बोलते हैं, उससे होते हुए एक्सेल्ड आउट कर दी जाती है। ठीक है, एक फ्लो चार्ट और बनाया है ताकि आपको एक और अच्छा सा आइडिया हो जाए। सबसे पहले क्या होता है, CO2 जो है टिश्यूज से ये एंटर करेगी कहाँ पे, RBC के अंदर। ये क्या है, RBC। ठीक है, RBC के अंदर CO2 ने एंटर करा, H2O के साथ कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो क्या बना लेती है, H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड बना लेती है। ठीक है, H2CO3 फिर फर्दर डिसोशिएट होता है हाइड्रोजन आयन और HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस, इन दोनों में। अब जैसे CO2 एंटर करती रहेगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन का नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो कहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे, प्लाज्मा के अंदर वो तो माइग्रेट कर जाएंगे। उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बाहर जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, उसके ब्रेकडाउन से क्या हुआ है, सोडियम और क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयंस जो है वो मूव इन करेंगे, इसको हमने क्या बोला था, क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट को हैमबर्गर फिनोमिना भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, हैमबर्गर फिनोमिना। अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना, सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि RBC के अंदर से बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाएंगे, सिमिलर नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस दे मूव इनसाइड द RBC, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। देन जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये भी तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं ना, तो इनका क्या होगा, दे विल बाइंड टू हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर जाएंगे और HHB बना लेंगे, जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, HHbO2 और O2 रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, या फिर उसको हीमोग्लोबिनिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, इससे आगे का अभी हम बता भी चुके हैं कि HHbO2 जो है क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर दो पोर्शन है, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है O2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 को भी। हीम पार्ट जो है इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड ग्लोबिन जो है इट ट्रांसपोर्ट CO2। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है टू बाइंड विद द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की बहुत ज़्यादा इसकी एबिलिटी होती है।
अभी हमने बताया था कि जैसे ही हीमोग्लोबिन को क्या दिखेगी, ऑक्सीजन दिखेगी, तो उसके साथ वो कंबाइन कर देगा और हाइड्रोजन आयन को बाहर छोड़ देगा, वहीं पे छोड़ देगा। अब हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो क्या ढूंढेंगे, HCO3- ढूंढेंगे, ताकि वो दोबारा से क्या बना ले। अभी हमने क्या बताया था, HHB, और अगर इसको O2 दिख गई कहीं पे तो HbO2 बन जाएगा, ठीक है, और H+ जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब ये H+ जो हैं कंबाइन करेंगे HCO3- से और क्या बना लेंगे, H2CO3, और H2CO3 से फर्दर CO2 और H2O में, और ये CO2 जो है वो एक्सहेल्ड कर दी जाती है। ये अभी हमने बता दिया था। सो अब आपको इसमें अच्छे से एक आइडिया हो गया होगा, ठीक है। देन एक दो पॉइंट और लिखे हैं कि द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया था कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। देन लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम है तो क्या होगा, हायर इज द CO2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट भी बोला जाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन किस तरह से होता है, तो हम ये बोलेंगे मेनली दो तरीके हैं जिससे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है। कौन कौन सा, पहला तो है नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरॉन्स होती हैं जहाँ पे, और दूसरा है केमिकल रेगुलेशन, जिसमें हम कीमो रिसेप्टर्स की बात करेंगे। जब भी केमिकल रेगुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कीमो रिसेप्टर्स की बात करेंगे, उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कीमो रिसेप्टर्स के बारे में, कि सेंट्रल होते हैं और पेरिफेरल भी होते हैं। सो रेस्पिरेटरी सेंटर, सबसे पहले हमें देखना है रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है। तो ये एक होता है ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स होती हैं जिनका ये ग्रुप होता है, जो लोकेटेड कहाँ पे होता है, इन द मेडुला ओब्लोंगेटा एंड इन द पोन्स। मेडुला ओब्लोंगेटा में और पोन्स में ये लोकेटेड होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा में सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे सेंटर्स और भी प्रेजेंट होते हैं। लाइक मेडुला ओब्लोंगेटा की अगर बात करें तो वहाँ पे स्वेटिंग सेंटर भी होता है, वहाँ पे वोमिटिंग सेंटर भी होता है, कफिंग सेंटर भी होता है। इस तरीके से बहुत सारे सेंटर्स होते हैं विच आर लोकेटेड इन मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। देन जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन एरियाज। कौन कौन से, द मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया, इसके बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया होता है विच मेंटेन्स द बेसिक रिदम्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेम द एरिया विच मेंटेन्स द बेसिक रिदम्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया, जो कहाँ पे लोकेटेड होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद न्यूमोटैक्सिक एरिया, ये होता है पोन्स के अंदर लोकेटेड, ठीक है। और एन्यूस्टिक एरिया, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द पोन्स। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एरिया जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है। और एक क्वेश्चन क्या बताया हमने, मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया जो है ये कहाँ पे होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा में होता है, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया विच मेंटेन्स द बेसिक रिदम्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया की पहले। सो इसमें क्या होता है, इंस्पिरेटरी सेंटर भी होता है और एक्सपिरेटरी सेंटर भी होता है। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, इट हैज़ बोथ इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपिरेटरी एरियाज, ठीक है। देन नर्व इम्पल्सिस जो हैं जनरेटेड इन इंस्पिरेटरी एरिया एस्टेब्लिश द बेसिक रिदम्स ऑफ ब्रीथिंग। जो नर्व इम्पल्स जो जनरेट होते हैं इंस्पिरेटरी एरिया में, ठीक है, सो दे एस्टेब्लिश द बेसिक रिदम्स ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। देन इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर अबाउट, ये ध्यान रखना है कितनी देर के लिए, लगभग 2 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भी ये जनरेट करती है।
उसके अलावा हमने ये बता भी दिया था कि इट मेंटेन्स द बेसिक रिदम्स ऑफ द रेस्पिरेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जो बेसिक रिदम्स ऑफ रेस्पिरेशन को भी मेंटेन करता है। देन द इम्पल्स प्रोपेगेट टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएगी? इट विल प्रोपेगेट टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वाया इंटरकोस्टल नर्व्स एंड डायफ्राम की तरफ भी उसको माइग्रेट करेगी वाया फ्रेनिक मसल्स। हमने क्या बताया, फिर से पढ़ देते हैं। द इम्पल्स प्रोपेगेट टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वाया इंटरकोस्टल नर्व एंड टू डायफ्राम वाया फ्रेनिक नर्व। डायफ्राम क्या होता है? हमने ऑलरेडी बताया था आपको कि एक डोम शेप्ड पार्टीशन होता है, स्केलेटल मसल से मिलके बना हुआ होता है। अगर डायफ्राम पंक्चर हो जाए तो क्या बोलेंगे हम? इमीडिएट डेथ हो जाती है। ये सब बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूमोटैक्सिक एरिया के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ लोकेटेड इन अपर पोन्स। अपर पोन्स रीजन में लोकेटेड होता है। जो न्यूरल सिग्नल होंगे यहाँ से, दे विल रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन। इनहेलेशन के ड्यूरेशन को वो कम कर देते हैं एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट को भी वो चेंज कर देते हैं। क्या बताया हमने कि न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, जो न्यूमोटैक्सिक एरिया है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, यहाँ से जो न्यूरल सिग्नल्स होंगे वो क्या करेंगे? दे रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन के ड्यूरेशन को वो कम कर देंगे एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी अल्टर हो जाएगी। देन व्हेन द न्यूमोटैक्सिक एरिया इज़ मोर एक्टिव, जब ये जो एरिया है अगर ज़्यादा एक्टिव होगा तो उससे क्या होगा? ब्रीथिंग रेट जो है वो भी ज़्यादा तेज़ी से होगी, ठीक है। ये एरिया जब ज़्यादा एक्टिव होगा तो जो ब्रीथिंग रेट है, हम ऐसे नहीं करते हैं, तो वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है न्यूमोटैक्सिक एरिया। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी पोजीशन, इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ होती है? अपर पोन्स रीजन में, ठीक है। देन एपन्यूस्टिक एरिया, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन पोन्स बट लोअर पोन्स। ये कहाँ पे होता है? लोअर पोन्स में लोकेटेड होता है। देन इट सेंड्स स्टिमुलेटरी इम्पल्सिस टू, ये कहाँ पे भेजता है इम्पल्स को? इंस्पिरेटरी एरिया एंड प्रोलोंग द इनहेलेशन। ये इनहेलेशन को ज़्यादा आगे बढ़ाता है। इट रिजल्ट्स इन डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन। हमने बताया था ना, इस तरीके से जो इनहेलेशन होती है उसको ये प्रोलोंग कर देता है एन्यूस्टिक एरिया, ठीक है। देन केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कहाँ होते हैं? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, दो तरीके के होंगे, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। देखते हैं क्या पॉइंट लिखा है कि कीमो रिसेप्टर्स मॉनिटर द लेवल ऑफ CO2, H+ एंड O2। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन जो है उसको मॉनिटर कौन करते हैं? कीमो रिसेप्टर्स होते हैं एंड दे प्रोवाइड द इनपुट टू द रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। दो तरीके के कीमो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सबसे पहले सेंट्रल जो है ये कहाँ पे होते हैं? मेडुला ओब्लोंगेटा में ये प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल वाले कहाँ होंगे? दो तरीके से हम बोलते हैं, एरोटिक बॉडीज़ एंड कैरोटिड बॉडीज़। एरोटिक बॉडीज़ आप जानते हो कि वाल ऑफ आर्च ऑफ ओरोटा में ये प्रेजेंट होते हैं। जो हार्ट होता है तो वहाँ पे एरोटिक वाल होती है, तो वहाँ पे कौन सी बॉडीज़ होती हैं? एरोटिक बॉडीज़। एंड कैरोटिड बॉडीज़ इन दी वॉल ऑफ लेफ्ट एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये यहाँ पे होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो पेरिफेरल वाले होते हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन ऑक्सीजन, ठीक है। एंड जो सेंट्रल वाले होते हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द CO2 कंसंट्रेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक ही हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल टुडे XP एजुकेशन को लाइक, शेयर, कमेंट करें वीडियो में और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।